Hey guys, what's up? All good? My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Raj sir। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस का। जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज जो मैथ्स की सीरीज थी उसमें थर्ड वीडियो मेरे ख्याल से ये होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। बस आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा ये कंसेप्चुअल नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एक क्वेश्चन कीजिए, प्रॉब्लम करिए इसे। तो ये हमारे पास है, इसका सोल्यूशन करना है हमें। जो मैथ्स में प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका सोल्यूशन। ओके, चलिए चेक करते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ बलून ऑफ रेडियस आर। मैं आपको बता चुका हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप 3 स्टेप्स में से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद समझनी होती है, उसके बाद आपको फिगर बनानी होती है, और जब फिगर बन जाती है तभी आप कर पाओगे। फिगर कहिए, डायग्राम कहिए, चित्र कहिए, जब तक वो नहीं बन पाएगा हम नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ बलून ऑफ रेडियस आर, एक बलून है जिसका रेडियस दे रखा है हमें आर। लीजिए, ये हमारा बलून हो गया। अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक चीज आपको बता दूं कि जो बलून है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब या तो राउंड रही है या स्फेरिकल गोल है। ये बलून हो गया, इसकी रेडियस हमें गिवन है, वो है आर। ठीक, चलिए। सब्सटेंस एंड एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब बलून यहां पर जब बात कही गई तो बलून हम जब इमेजिन करते हैं तो बलून होता है हवा में ऊपर, यानी कि जमीन से ऊपर होता है कुछ हाइट पे। ठीक है, जब हम बलून को देखेंगे तो हम होंगे नीचे, बलून होगा हमारे सामने इस तरह से। तो हमारे बीच में बलून और हमारे बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख पे बन रहा है। ये बलून जिसकी रेडियस आर है ये एक एंगल बनाता है थीटा। किसकी आंख पे? ऑब्जर्वर की आंख पे। तो इस तरह से एक एंगल बनेगा, यानी यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होगा, उसे एक पॉइंट मान लेते हैं हम। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, तो इसकी आंख पे ये बलून एक एंगल सबटेंड करेगा। अब बलून एंगल सबटेंड करेगा तो वहां पर कितनी साइड, देखो एंगल बनता है दो साइड्स के बीच में। तो एक साइड ये ले लेते हैं हम इसकी, और एक साइड ये ले लीजिए। इस तरह से हमने यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पे इस बलून ने एक एंगल सबटेंड किया है, और ये एंगल है हमारा थीटा। ओके, यहाँ पे हम एक पॉइंट सपोज करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट सपोज करेंगे, ये एक पॉइंट इसे मान लेंगे बी, और ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। इन दोनों पॉइंट्स को हम इससे अटैच कर देंगे सेंटर से। देखिए, हमने इसे इससे मिलाया तो ये बनाएगी हमारी रेडियस, और ये भी क्या बनेगी? रेडियस। इतना तो आप जानते हैं। ठीक, जो बच्चे सर्कल चैप्टर पढ़ चुके हैं उनकी समझ में इजीली आ जाएगी ये चीज। ठीक है, वरना इतनी बात तो सभी जानते हैं कि सर्कल की ये सर्कमफेरेंस होती है, ये सेंटर होता है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, और एक सेम सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है और सभी की सभी इक्वल होती है। तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। हमने आर क्यों माना है? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें? आर। ओके, ये यहां तक आ गया। ये हमारा डायग्राम जो फिगर बनी वो एक लाइन तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये एंगल तो बलून ने सबटेंड किया है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है प्लेन के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। देखिए, यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेता हूं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये चीज, ये वाला एंगल, इसे इससे मिला दो। ठीक, यहां तक रेडियस बन जाएगी, इसे ओ बोल दो। अब यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया ओ ए बी, पी ए क्यू बोल दो। ओके, तो देखो ये सेंटर लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो सेंटर लाइन यानी कि ये लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये है फाइव। ये एंगल कितना है? ये एंगल फाइव दे रहा है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? और ये एंगल मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ये एंगल तो हमारा थीटा बना हुआ है। ये एंगल है थीटा। ये इन दो लाइंस के बीच में एंगल बना हुआ थीटा है। ये एंगल हमारा यहाँ से फाइव है। ये दे दिया। अब कह रहा है प्रूव कीजिए हाइट। सेंटर से जो प्लेन है हमारा, ये डिस्टेंस जो है, यानी कि इसे हम बोलते हैं एच। ये हमें प्रूव करनी है, जिसे हम एच बोलते हैं, ये हमें प्रूव करनी है।
देखिए ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए हाइट कितनी होगी, तो हमारे पास यहाँ पे करने को ये है टू प्रूफ h इज इक्वल टू, और h कौन सी डिस्टेंस हमारी o से लेके q तक की डिस्टेंस हमारी h, o q जो h हमने सपोज की है ये प्रूफ करनी है हमें r sin phi cosec alpha by 2, ये हमें लेके आना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस हाइट को लेंगे तो इस हाइट के लिए हमारे पास ये साइड या तो ये साइड हो हमारे पास, है ना, या फिर ओपी वाली साइड हो हमारे पास, कोई तो साइड चाहिए होगी ना हमें, क्योंकि ये ट्राइंगल मिलेगा हमें ओ बी ओ क्यू पी, तो ओ क्यू पी में ये तो परपेंडिकुलर बनेगा इस एंगल के लिए, किसके फाई एंगल के लिए क्या बनेगा, हाँ ये बनेगा परपेंडिकुलर। अब क्या चाहिए हमें, देखिए चेक कीजिए आंसर हमारा इसी में छुपा हुआ है। यहाँ पे एंगल फाई के साथ कौन सा है, साइन, और साइन के साथ आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, साइन के साथ क्या आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, ये तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड बनेगी ओपी, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा ओपी, क्या चाहिए हमें ओपी। चलिए चेक करते हैं अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसमें क्या प्रूफ लगाएंगे, नहीं समझिए पहले। सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये सर्कल है, अगर यहाँ पर हमने आउटसाइड पॉइंट ले लिया तो यहाँ से ये टेंजेंट कहलाती है, ये भी टेंजेंट कहलाती है, दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इसीलिए एपी और बीपी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो सेंट्रल लाइन आती है ये कंप्लीट एंगल कितना है, थीटा, ये कंप्लीट एंगल थीटा है। अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक, यही चीज तो है, क्लियर है। अगर एक लाइन यहां से ये इस तरह ड्रॉ कर दी जाती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, ये इक्वल होगा, एंगल इक्वल हो गया। कंप्लीट एंगल कितना है, यहां से अलग थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा अपॉन 2, ये भी कितना होगा थीटा अपॉन, अल्फा क्यों आ गई, अल्फा थीटा आएगा, क्या आएगा थीटा, तो यहां से यहां तक ये एंगल, ये ऊपर वाला भी थीटा बाई 2, नीचे वाला भी थीटा बाई 2। फिर चेक कर लीजिए, एंगल समझा दे रहा हूं फिर से एक बार में, कंप्लीट एंगल एपी और बीपी के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इसके बीच में ये लाइन जो आ रही है सेंटर से यहाँ पे पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये एंगल डिवाइड हो जाता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन, ओके। चलिए अब यहाँ पे अप्रोच लगाते हैं, हमें क्या करना है, किस तरह इन्हें यूज करना है, आई होप डायग्राम फिगर और इसकी जो अप्रोच है वो आपकी समझ में आए। बाकी हम यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, हमें एंगल लेना है थीटा बाई 2 आना चाहिए, तो थीटा बाई 2 आ जाएगा हमारा ओ बी पी, ओ बी पी, यानी हम ट्रायंगल लेते हैं ओ बी पी और इसमें ओबी की वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल ले लें ओबी, देखिए चेक कीजिए, हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, चाहो तो कोई ट्रायंगल है ड्रॉ भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ओ बी और पी ये तरह से यहाँ पे आया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा, सही है ना। तो ओ बी पी ये एंगल कितना है, ओपी और बीपी, ओपी और बीपी के बीच में एंगल बना हुआ थीटा अपॉन 2, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, आर डिस्टेंस आ गया। देखिए ये है 90 डिग्री, एंगल कितना है 90, ये 90 क्यों होने लगा, क्योंकि ओ पी भी क्या है टेंजेंट है और ओबी क्या है रेडियस है, ये थ्योरम है सर्कल की, ठीक है, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो 90, तो ये क्या बनेगा, ये बना हाइपोटेनियस, ये बनेगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमारे पास है कॉस, कौन सा एंगल है कॉसिक, तो अगर मैं यहाँ पे कॉसिक थीटा अपॉन 2 ले लूं, कॉसिक थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, कॉसिक थीटा बाई 2 में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इसमें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसिक में क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है ओपी, परपेंडिकुलर कितना है आर,
अच्छा, आर परपेंडिकुलर क्यों बना? देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराए थे तो मैंने वहां पे आपको एक बिल्कुल क्लियर बात बताई थी कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल इस तरह से बनता है तो ये जो एंगल होता है ये वाला, ये एंगल जब आप लेते हैं तो ये एंगल हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बनेगा। तो ये एंगल हाइपोटेनियस और बेस के बीच में तो बनेगा, तो फिर ये क्या होगा? ये हाइपोटेनियस हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनियस, दूसरी साइड बेस, तो ये क्या होगा? क्लियर? ओबी अपॉन आर, यहां से हम ओबी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओपी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें आर कॉसिक थीटा बाय टू, ये मिला ओपी। ओपी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ क्यू पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी बना लो यहाँ पे, कोई इशू नहीं देखेंगे। ये और ये ओ क्यू पी, ओपी और पी क्यू, सॉरी हाँ, ओपी और पी क्यू, ओपी और पी क्यू के बीच में एंगल कौन सा है? 5, ये आ गया 5। ओ क्यू कितना है? आर, सॉरी एच, ओ क्यू है एच। हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल है? साइन 5, तो हम लेंगे साइन 5, यानी यहाँ पे लेंगे साइन 5। अब साइन में क्या आता है? तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? एच, हाइपोटेन्यूज कितना है? यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा दो ओ क्यू और ये ओपी, तो साइन 5 इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू हो गया एच, ओपी, ओपी की वैल्यू भी निकाली थी आर कॉसेक थीटा बाय टू, आर कॉसेक थीटा बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर साइन 5 कॉसेक थीटा बाई, हो गया 2। सारा जो खेल है इसके अंदर वो इसकी वर्ड प्रॉब्लम का है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाती है तो बस क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चेक कर लीजिए कि a balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। ऑब्जर्वर नीचे होगा, बलून ऊपर होगा, तो ये ऑब्जर्वर ले लिया हमने, ये बलून ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है? r है। यहाँ से दो लाइंस आएंगी जो इसकी आंख पे क्या बनाएंगे? ऑब्जर्वर की आंख पे एक एंगल बनाएंगे जो कितना था? उसके बाद इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 5, अब इसके सेंटर में हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो कितना है? 5, तो ओपी और पीक्यू के बीच में एंगल कितना बनेगा? 5। तो इसकी हाइट हमें प्रूव करनी है, ये होगी, ये प्रूव करना है। कंसेप्ट ये कहेगा हमसे कि ये एपी और बीपी दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स है, और दोनों टेंजेंट्स सेम होती है, इक्वल होती है, तो बीच की जो लाइन आती है वो इस एंगल को इक्वली डिवाइड करती है, तो ये एंगल थीटा बाय 2 ये कितना हो जाएगा? थीटा बाय, तो हमने ट्रायंगल दिया ओ बी पी, ओ बी पी, इसके अंदर हमने ओपी की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर ट्रायंगल ले लिया ओ क्यू पी, इसके अंदर हमने बस, यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें साइन लेना है या कॉजिक लेना है। देखिए कॉजिक के साथ थीटा बाय 2 के साथ क्या है? कॉजिक, तो हमने वो ले लिया, फाई के साथ क्या लिया? साइन, हमने वो ले लिया, हमारा अपने आप से बनता हुआ रहा। मेन बात होती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर आप पैनिक कर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, जल्दबाजी कर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको करना ये है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो ट्राई कीजिए, वरना उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में पहुंचिए। टाइम वेस्ट नहीं करना। यही प्रॉब्लम्स शुरू में आपकी समझ में अगर नहीं आए तो बाद में अपने आप से आ जाएगी, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, चलिए अब एक नई प्रॉब्लम देते हैं, उसे सॉल्व करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधी कपाट जिंदगी बवाल हो गई, कहाँ पैंसठ की, जल्दी से मैं इंटर में आ जाऊं, फिर में आ जाऊं, फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी। एक बात आपको बता दूं, अगर मैथ्स का फोबिया है,
अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है, आपके पास मैथ्स है, और माइंड में ये है कि बस जैसे ही हाई स्कूल के एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे, 11th क्लास में चले जाएंगे, हम मैथ छोड़ देंगे, अगर मैथ के डर की वजह से आप बायोलॉजी ले लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिजिक्स। ये मेरी बात मान के चलिए, बायोलॉजी लेना बाई चॉइस होना चाहिए कि हाँ मैथ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन डर नहीं है। अगर मैथ से डर के अगर ली है बायो तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। वो कहते हैं ना कि डर से डरना नहीं चाहिए, डर को फेस करना चाहिए, अरे कुछ तो फेस करो, है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली, फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above a straight horizontal, पता नहीं कौन से ऐसे ना बोलूं, horizontal growth, the angles of depression, the angles, ध्यान दीजिएगा इसकी लैंग्वेज में एंगल्स की बात कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा एंगल होंगे, ऑफ डिप्रेशन, इस वर्ड से बाहर दूर रहिएगा, डिप्रेशन ऑफ टू consecutive milestones two consecutive 1 kilometer milestones on opposite sides of the airplane are observed to be alpha and beta, show that the height of aeroplane above the road in tan alpha, tan beta, on tan alpha plus tan beta. मेरी प्रोनाउंसिएशन और मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाना, मैंने ऑक्सफोर्ड से ट्राई की है अपनी, ठीक है। इंग्लिश को लगता है कि बस रनिंग में लिखते चले जाओ, थोड़े से लेटर्स वगैरह थोड़े से कर्सर में करने के लिए थोड़े से अच्छे नहीं बन पाते। चलिए खैर, तो यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। अब एक रोड है, स्ट्रेट सीधा है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे अगर ये चीज हॉरिजॉन्टल है तो ये इसके वर्टिकल आती है 90 डिग्री का फेस है, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज किया है। तो एक रोड है, चलिए एक रोड लेते हैं, सड़क है, सड़क जुम्बा जुम्बा, ये सड़क हो गई, इसका एक पॉइंट ए ले लिया हमने, एक पॉइंट बी ले लिया हमने, ये सड़क हो गई। रोड, the angles of depressions of the two consecutive 1 kilometer milestones, consecutive 1 kilometer milestones का मतलब ये होता है कि एक माइलस्टोन दूसरा माइलस्टोन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट्स है ये मेरे माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन ए माइलस्टोन बी, इनके बीच में डिफरेंस है वो है 1 किलोमीटर, ओके, ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन। अब मेरी बात समझो, the angles of depression of the two consecutive 1 kilometer milestone, ध्यान दो,
जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो माइलस्टोन के साथ बन रहे हैं। एंगल बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, ठीक। तो नीचे के 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एंगल कितने बन रहे हैं? 2 एंगल्स बनेंगे, एक इसका और एक इसका। कहां से? ऊपर का पॉइंट कौन सा है? ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। बन किसके साथ रहे? एरोप्लेन के साथ। और एरोप्लेन की, अगर एरोप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो दोनों पॉइंट्स जहां पर माइलस्टोन के साथ एंगल बन रहे हैं वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे। मतलब कि एरोप्लेन यहां होगा इस पॉइंट में। उसने ये नहीं कहा है कि एरोप्लेन बिल्कुल बीच में होगा, नहीं, बस उसने ये कहा है कि एक माइलस्टोन इस तरफ होगा और दूसरा माइलस्टोन इस तरफ होगा, ये बात कही है उसने। तो ये हमारा एरोप्लेन हो गया। बात धंधा होगा। चलिए, ये हमारा एरोप्लेन हो गया पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे और इसे मिला देंगे। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से शो किया रहता है, इसे मान लेते हैं बीटा, इस वाले को मान लेते हैं अल्फा। अब ये जो लाइन ली है यहाँ पे, ये बताएं, ये इसके पैरेलल ली जा रही है, ये ट्रांसवर्सल बनेगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? बीटा। और ग्राउंड से ये जो पॉइंट थी बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये जो लाइन आएगी इसे हाइट कहते हैं। यही हमें फाइंड करना है, इसे हम एच से बोल पाए। ओके, इसे बोल ओ, इसे बोल। तो हमें बताना है जो ओसी है, जो ओसी है उसकी वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बतानी है? ओसी। चलिए चेक करते हैं कैसे बताएंगे हम। तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला ओ सी ए। इन ट्राइंगल ओ सी ए, एक बात बता दूं आपको, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात आएगी तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के दिखाना पड़ेगा। अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहता तब भी अल्फा अल्फा ही आता, उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा तब भी अल्फा ही आया। लेकिन जब वो डिमांड डिप्रेशन ही करेगा तो आपको फिगर में डिप्रेशन शो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं बनाने से क्या फायदा, डिप्रेशन में वही एंगल, एलिवेशन में वही एंगल, तो नीचे का बना दो ऊपर का छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज की डिमांड की जाएगी आपको वो काम करना पड़ेगा, मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। चलिए ओसी ए, हम एंगल कौन सा लेंगे? वहां पे मैं अल्फा के साथ tan दे रखा है तो हम tan ही लेंगे, तो tan अल्फा। अब tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओसी बेस एसी, ओसी अपॉन एसी, tan अल्फा इज इक्वल टू ओसी एच एसी। एसी यहां से एसी फाइंड कर लीजिए, एसी इधर आ जाएगा और tan अल्फा नीचे आ जाएगा। ये आ गया एसी। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम ओ बी सी। ओसी है तो ओसी भी कह दो, इन ट्रायंगल ओ, इन ट्रायंगल ओ सी बी। ओसी भी दे दिया, इसके अंदर बीटा के साथ भी क्या दे रखा? tan, तो tan लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? ओसी अपॉन बीसी, ओसी अपॉन बीसी। तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमें बीसी मिल जाएगा, ये tan बीटा कौन मिल जाएगा? ओसी की प्लेस पे क्या यूज कर लेंगे? एच, एच अपॉन tan बीटा। अब तो आप समझ गए हो क्या करना है। हमें ये करना है, हम लिखेंगे हमारे पास ए बी कितना है, ए से लेके बी तक कितना है? 1 है ना, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 1। अब ए बी को दो जगह डिवाइड कर देंगे, ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू एच अपॉन tan अल्फा, अब तो हो ही गया, बी सी एच अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। एच कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन tan अल्फा, 1 अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। दो नंबर जब होंगे अपॉन में तो हम क्या जो सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो tan अल्फा इनटू tan बीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan बीटा बन जा tan बीटा प्लस tan अल्फा बन जा tan अल्फा इज इक्वल टू 1। दोनों को साइड भेज दीजिए, तो एच को यही रोकेंगे, तो tan अल्फा tan बीटा बन जा, ये उनका 1 से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर बन जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन
वो यहाँ पे नीचे करने के लिए पहले tan अल्फा देगा, आपको क्या करना है, तो पहले tan अल्फा प्लस में, तो किसी में पहले देखो tan अल्फा होता है tan टा ये टा प्लस बना लगना हो गया। कितना इजी लगा होगा ना, सब ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पूरा समझ में आ गया। नहीं आया आपको, नहीं आया, आप पता कहाँ फंस जाओगे, जब आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे हमें tan में एंगल दे रखे हैं दोनों, आप tan tan ले लोगे और दोनों में ही h आ जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे आप क्या करें। अप्रोच किसे निकालने की है, h को निकालने की है ना, तो प्रूव कीजिए कि h इतना होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे h मिलेगा कंफ्यूज होगा करे क्या है, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये सब की पॉइंट है। जो इस चीज तक पहुंच गया वो कर लेगा, लेकिन इस वहां पर बैठ के याद नहीं आएगी आपको। आप अगर ये सोचो कि मुझे समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना है, दोनों एंगल्स tan अल्फा tan बीटा लेके और बस हमें a इक्वल टू 1 कर देना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको वहां समझ में नहीं आएगा। मैथ्स के प्रॉब्लम लॉजिकल तो होते हैं, ये फैक्ट है, लॉजिकल होते हैं। आप प्रॉब्लम करने बैठोगे, आपको लॉजिक समझ में आएगा, आप उसे कर ले जाओगे, आप कंप्लीट कर दोगे उसे, ठीक, गारंटी। एक प्रैक्टिस होती है, यही क्वेश्चन अगर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो जब आप करने बैठोगे वहां पे तो आपको याद रहेगा, आपका हाथ रुकेगा नहीं, आप कंटिन्यूसली करते चले जाओगे, क्योंकि वहां पर हमें एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वहां किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, ओरल थोड़ी टेस्ट होगा ये एग्जाम, वहां तो आपको जितनी ज्यादा आप जल्दी कर लेते हो उतना आपको बेनिफिट है, आपका टाइम बचेगा। तो वहां पे लॉजिक ढूंढने बैठ जाओगे, हम लॉजिक से कर देंगे, अभी प्रैक्टिस से क्या फायदा, लॉजिक समझ में आ गया ऐसे कर देंगे, नहीं हो, टाइम वेस्ट बहुत, ठीक। और कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि जो स्टूडेंट होता है पहले वो रफ पे करके देखता है कि यार एक बार रफ पे कर लो, फेयर पे करूंगा गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कटिंग हो जाएगी। जिसे कॉन्फिडेंस होता है वो एक ही बार में अटेम्प्ट करता है और एक ही बार में कर देता है कंप्लीट। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। सर ये क्या क्या करना है, इतनी मेहनत करनी है, मेहनत तो है, जो चीज भी आपके कंफर्ट जोन में होती है वो मेहनत नहीं होती, हमेशा याद रखना। कंफर्ट जोन में अगर आप हैं तो आप मेहनत नहीं कर रहे, जब लगे कि यार ये काम मेरे कंफर्ट से बाहर का है तब वो मेहनत होती है, याद रखना इस चीज को। चलिए आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। From the top of a building, okay, from a top of a building, okay, building in 60 meter high, okay, the angles, the angles of depression, very good, the angles of depression of the top and bottom of the vertical lamp post PQ are observed to be 30 and 60 respectively, find number one, find distance between AB PQ. Number two, height
of lamp post. Number 3, difference between the heights. Difference between the heights of the building and the lamp post. क्या क्या बोलते हैं? चलिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एवी, ये बिल्डिंग के टॉप से है ना, बिल्डिंग के टॉप से, अब बिल्डिंग का नाम दे रखा है एवी और उसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर, बिल्डिंग 60 मीटर हाई है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक बिल्डिंग है और एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, बिल्डिंग ऊंची होगी और लैंप पोस्ट क्या होगा, कम हाइट होगी उसकी, तो उसके टॉप का और उसके बॉटम का जो हमें एंगल्स दे रखे हैं वो कितने हैं, 30 एंड 50। देखिए पहले टॉप है तो टॉप का एंगल 30 है और बॉटम में कितना है, 60 है। चलिए पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये हमारी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग का नाम दे रखा है ए बी और हाइट दे रखी 60 मीटर। अब जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बिल्डिंग खड़ी होगी, यानी जमीन पे बिल्डिंग खड़ी होगी, इसी पे क्या होगा, लैंप पोस्ट होगा। तो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ पे एक लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट हो गया, इसका नाम क्या दे रखा है, पी क्यू, पी क्यू। ओके, ये पी क्यू हो गया। आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। अब यहाँ पे दो एंगल बनेंगे इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से थोड़ा नीचे कर देते, तो इतना काम। तो एक एंगल बनेगा टॉप का और एक बनेगा यहाँ, थोड़ी सी ऊपर से डाई कर दी, है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन के साथ दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किसका, टॉप का, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किसका, इसका बॉटम। तो बॉटम का एंगल कितना, बॉटम बाद में है, बाद में एंगल कितना 60, तो ये बनेगा 50, मींस ये हो गया 60। और जो टॉप है, टॉप का बनेगा 30, ये वाला 30 है। अब 30 यहाँ पे बनेगा तो किसके बीच में, इस लाइन का लाइन के बीच में नहीं, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी पड़ेगी इसके इसके पैर पर, ठीक आ रहा है। तो ये एंगल बनेगा। अब इसे कंप्लीट भी कर लो, ये बस इतनी कहानी। ये फिगर आपकी रेडी हो गई। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम अपना काम करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड पी, ए बी और पी क्यू के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। इसे डिफाइन, इसे मान लेंगे x, ये फाइंड करना है। अगर क्यू भी x होगा तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x ही होगा। फिर हमें निकालनी है हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट चाहिए हमें, इसे हम h मान लेंगे, ये चाहिए हमें। अब अगर ये h होगा तो ये वाला भी कितना होगा, h ही होगा। अब ए बी, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है तो बोलो सी, डन। अब देखिए कहां से स्टार्ट करें, स्टार्ट करेंगे हम बड़े ट्राइंगल से, ए बी क्यू से। क्यों, ये ए बी डिस्टेंस हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, बी से लेकर क्यू का डिस्टेंस होना चाहिए, वो निकल आया है। और यही चीज पहले क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते सॉल्यूशन ऑफ 1। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, क्यू 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 से याद आया, एक मैं आपको इंग्लिश की तरह एक वर्ड दे देता हूँ, क्यू यू ई यू ई, इसका मतलब होता है लाइन। फिर लाइन में तो इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा, लाइन का मतलब है रेखा। जिसे लाइन में ड्रॉ की ये लाइन होती,
लाइन होती है जब आप टिकट की लाइन लगाते हो, कहीं पर कुछ बिक रहा है, मतलब टिकट की समझ लीजिए आप, तो टिकट की लाइन लगाना पड़ती है, उसे क्यों कहते हैं? वो क्या होती है? तो सब क्या सकते हो, क्या कहेंगे आप? पंक्ति। अब जहां से खड़े जाते लाइन लगना शुरू होती है, हाँ ये वही वाली लाइन होती है। बड़ी बेकार आवाज में मैंने डायलॉग का क्यू। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, तो ए बी क्यू में हम एंगल लेंगे 60, तो tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी और बेस आ जाएगा बी क्यू। tan 60 होता है √3 ए बी, ए से बी तक डिस्टेंस दे रखा है, हाइट है 60, और बी क्यू हमने x माना हुआ तो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x ऊपर आ जाएगा 60 अपॉन में आ जाएगा, सॉरी √3 अपॉन में आ गया। रूट में कोई नंबर होगा, अपॉन में हम नहीं छोड़ेंगे उसे, ओके फाइनल आंसर में अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अपॉन √3, तो ऊपर हो जाएगा 60√3 और अपॉन में हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करो हो जाएगा 20, x कितना आ गया 20√3 मीटर। अच्छा मैंने इसकी यूनिट मीटर कर ली है क्योंकि हमें ये यूनिट कितने दे रखी है मीटर में, तो वो भी डिस्टेंस पर मीटर में, पहला हो गया। दूसरा पूछा उसने लैंप पोस्ट, ठीक है, जरा चेक कीजिए, जब हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप? छोटा वाला, तो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा एसी। क्या एसी है हमारे पास? क्या हमारे पास एसी वाला है? डायमेंशन है एसी? एसी नहीं है, तो एसी कितना होगा चेक कीजिए, पूरी कितनी है 60, 60 में से कितना माइनस कर देंगे, कंप्लीट डिस्टेंस 60, 60 में से कितना माइनस कर दो एच, तो क्या बचेगा एसी। तो ट्रायंगल देखेंगे हम, इन ट्रायंगल एसीपी, अरे वाह एसीपी कर दो ना, इन ट्रायंगल कुछ तो गड़बड़ है दया, एसीपी एंगल आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन पे एसी अपॉन सीपी, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू एसी, एसी इज 60 माइनस एच अपॉन में सीपी, सीपी सीपी कितना है एक्स ही तो है, एक्स ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बन जाए एक्स और ये हो जाएगा 3, 60 माइनस एच, चलेगा। चलिए चेक कीजिए x की वैल्यू क्या आ गई 20√3, यहाँ क्या हमारे पास √3, 60 माइनस एच, √3 से √3 कैंसिल, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, ये 20 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 40 मीटर, सेकंड आ गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब करेंगे थर्ड वाला, उसने हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट और बिल्डिंग की हाइट में कितना डिफरेंस है, बिल्डिंग कितनी है 60 और एच कितना आ गया 40, डिफरेंस कितने का होगा 20 मिनट्स, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट इज इक्वल टू 60 माइनस 40, डिफरेंस आ गया 20 मीटर्स, हो गया। तो वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग आना चाहिए, अगर आपको वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो आपसे फिगर नहीं बनेगी, फिगर नहीं बनेगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिए आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आपको आएगी जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, इसलिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए इंग्लिश की वीडियोस के लिए, ओके, खासकर इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो में ताकि आप लोगों को इसे समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं मेरा स्टूडेंट है, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में से चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो दूसरे चैप्टर के हो जो ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें से आप आधा नंबर भी गलत करके नहीं आ सकते, इतनी भी गुंजाइश नहीं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर आप ये समझ लेना कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की, मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूँ, ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें गलतियां हो, नहीं इसमें नहीं। चलिए लेट्स इरेज इट
इरेज। अब तो आपने वर्ड सुना होगा ना, डिलीट। पहले जो मोबाइल आते थे उसमें एक वर्ड आता था इरेज, तो डिलीट का मतलब भी वही होता है, डिलीट बस ये हो जाएगा, थोड़ा मॉडर्न वर्ड हो गया। मोबाइल चेंज हुए, लैंग्वेज चेंज हो गई, पहले आता था इरेज। जैसे कॉन्टेक्ट डिलीट करते हैं इस तरह से एक उसमें ऑप्शन होता था इरेज का, वही चीज। इसीलिए जो जिसे हम रबड़ कहते हैं, पेंसिल होगी बच्चों के पास, तो उस रबड़ कहते हैं मिटाने के लिए, उसे कहते हैं इरेजर। इरेजर, वो इरेजर होती है। चलिए आपको फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल हमें क्वेश्चन आ लगा देते हैं इसका। ये क्वेश्चन बहुत है, ये मेरे 1 2 3 4 है ये, थोड़ी सी इंक बता दूं मैं इसे, बताइए। इसे तो इंक ला दूंगा, प्यास तो मुझे भी लग रही है। चलिए वो वीडियो फिनिश करके खाने, प्लीज अकॉर्ड टू मेरी तबाह हो गई। कभी ना कभी तो बहुत थॉट आता है। हाँ मैं करूँ। If the angle of elevation, if the angle of elevation of a cloud, of a cloud from a point h meters, from a point h meters above a lake, above a lake is alpha, and angle of depression from depression of its deflection in the lake, लेक क्या होता है सर? क्या चलिए इत्तेफाक से दोनों बार लेक ऊपर नीचे ही आ गए, लेक पी था, prove that that the distance Russian accent of the cloud from the point of observation is 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha. चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं जगह सारा ये। If the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake, अभी लेक क्या होता है? मैं आपको वाटर बॉडीज के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि वाटर बॉडीज होती हैं जहां पर पानी भर जाता है। अगर एक ऐसी वाटर बॉडी है जो ज्यादा चौड़ी नहीं है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन पानी एक साइड से आगे एक साइड को जा रहा है, तो उसे कहते हैं नहर, स्ट्रीम कह देते हैं उसे, ठीक है, ये कनाल कह देते हैं। तो स्ट्रीम में धारा हो गई, उसे कनाल कह देते हैं, नहर हो गई। अब उसी नहर को चौड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, तो वो नदी बन जाती है, रिवर हो गई। एक होता है चारों तरफ से बंद है, बारिश का पानी आया भर गया उसमें, लेकिन इसमें पानी बहता नहीं है, रुका रहता है, वो तालाब बन जाता है, जिसे पॉन्ड कहते हैं। अब वही तालाब बहुत बड़ा कर दिया जाए तो झील बन जाती है, जिसे कहते हैं लेक, जिसे कहते हैं लेक। तो यहाँ पे लेक की बात की, चलिए देखते हैं कि लेक में क्या होता है। कि हमसे कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, देखिए
ये बाउंड्री लाइन हो गई, इसके नीचे क्या होगी, लेक ही तो होगी, मतलब वाटर ही तो होगा। ठीक, ये लेक है, हालांकि ऊपर भी पानी होगा, लेकिन ऊपर के पानी में लेयर मान लिया, ऊपर इस तरह से लेयर मान लिया, तो इसके ऊपर एक क्लाउड है, क्लाउड तो आ ही सकता है। इतनी इतनी बुरी भी मेरी ड्राइंग में है। यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे हम। ये लेक की जो बाउंड्री है, चलिए इजीली वाटर की तरह ही सपोज कर देंगे, ये हमारी लेक है, ओके। अब इस लेक के एच मीटर ऊपर यहाँ पे ये हाइट कितनी है लेक से, ये एच मीटर ऊपर है, कितनी है ये हाइट, अबव एच, अब अबव ले एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, क्लाउड, ये इसे से मिलाना पड़ेगा, ये लाइन यहाँ से मिला दो, तो ये कितना है, अल्फा। ठीक, उसके बाद एच मीटर अब इसे हम मान सकते हैं, इसे ले लें कैपिटल एच, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये इसे यहाँ तक कितना मान दिया, जो कैपिटल एच। समझो फिर समझो, लेक से ऊपर एच मीटर कोई क्या पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है क्लाउड का, अल्फा। लेकिन लेक के ऊपर क्लाउड कितनी ऊंचाई पे है, वो हमने कितना मान लिया, एच मान लिया, ओके। ये हमारी फर्स्ट लाइन, यहां तक की बात हुई अल्फा है, एंड एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसका होगा, क्लाउड का। पानी है, पानी के ऊपर क्लाउड है, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन क्या होगा, पानी के अंदर होगा। रिफ्लेक्शन में एक बार बता दो मैं, जो इमेज बनती है, चाहे वो मिरर इमेज हो या आपकी कौन सी हो, चाहे वो मिरर इमेज हो या फिर कौन सी इमेज हो, पानी वाली, पानी के अंदर जो इमेज बनती है, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। फिर समझो मेरी बात, जैसे यहाँ पे मिरर है, कोई पर्सन यहाँ से 10 किलोमीटर है, या 10 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ से उसकी इमेज कितनी बनेगी, 10 मीटर ही बनेगी, कितनी बनेगी, 10 मीटर। तो वही मेरा मतलब है, जब इसकी हाइट लेक के ऊपर एच है, तो इसके रिफ्लेक्शन की हाइट कितनी होगी लेक के नीचे, एच मीटर ही होगी। क्या तो जब पकड़ना तो परसों पकड़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा। चलो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस क्लाउड की है, क्लाउड का जब हम बनाएंगे इसका रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, अरे नीचे तो बनेगा, सेम एक्स तो बनेगा, पानी में क्लाउड ऐसे दिखाई देगा, ये जो पॉइंट है ये कितना नीचे होगा यहाँ से, जी हाँ सही बताया, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल एच। जैसे इस साइंस की ये पॉइंट, ये बात आपको पता होगी कि जितना हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट कहाँ होगी, नीचे होगी, उसी से क्वेश्चन होगा ये, वरना नहीं हो पाए। तो यहाँ इसके रिफ्लेक्शन का इन द ले कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बीटा, इसी पॉइंट से ये कितना है, बीटा। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इस पॉइंट से बन रहे हैं, यहां से ये ट्रायंगल बना और यहां से ही ये ट्रायंगल बना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, ये देखिए, यहां से कितना है यहां तक h, यहां तक कितना हो जाएगा h प्लस, पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, वरना बीएस मालूम दे रहा है, ठीक, ए बी सी। तो हमसे क्या पूछा है, prove that the distance of the cloud from the point of observation, यहां से ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्लाउड है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इन्हें प्रूव करना है हमें।
टू प्रूव ये डिस्टेंस है जो एडी, ये फाइंड करना है। एडी इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है 2h sec अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। इधर ये एंगल 90 होगा और नीचे कितना होगा 9। अप्रोच लगाएंगे, कैसे लगेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। sec अल्फा दे रखा है, tan अल्फा दे रखा है, तो ये वैल्यू से सही चाहिए हमें, sec अल्फा भी चाहिए और tan अल्फा भी चाहिए। उसके बाद हमें tan बीटा चाहिए, है ना। चलिए कुछ करते एडी। अच्छा, हमें ए भी चाहिए होगा, ए भी कितना बनेगा, देखो यहां से ये एच है, अभी बाहर कर लेते थोड़ी, ओके। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एच प्लस एच। ए से लेके बी तक कितना होगा, ये एच है, तो ये एच है, ये होगा एच माइनस एच माइनस। चलिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, सी बी डी, सी बी डी, tan बीटा ले लें। देखिए इस ट्राइंगल में होगा क्या, इसमें होगा ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि सी बी अपॉन बी टी, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, सी बी कितना है, एच प्लस एच, बी डी कितना है, तीसरे के डी तक नहीं मालूम कितना, उसे बी डी ही लेते हैं। बी डी कितना आ जाएगा यहाँ से, एच प्लस एच अपॉन टेन, ठीक आगे आ जाओ। ट्राइंगल ले लो ए बी, इन ट्राइंगल ए बी, इसमें एंगल कितना ले लिया हमने, tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा ए बी अपॉन बी डी होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना, ए बी एच माइनस एच, बी डी कितना एच प्लस एच अपॉन tan बीटा। ये यहाँ से tan बीटा की वैल्यू ही निकाल, tan बीटा ही निकाल, यहाँ से निकालिए tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कितना है, एच माइनस एच अपॉन बी, और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा एच प्लस एच अपॉन बी डी माइनस tan अल्फा एच माइनस एच अपॉन बी डी, टर्मिनेटर सेम ही बी डी एच प्लस एच माइनस नीचे वैल्यू एच माइनस एच, ओके। यहाँ मिलेगा हमें
एच प्लस एच माइनस एच माइनस माइनस प्लस का एच अपॉन बी डी। हमें मिलेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल 2h अपॉन बी डी। ओके, यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी डी आ जाएगा हमारा 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, बी डी आ गया। देखिए इतनी चीज तो हमारे पास आ गई, 2h हो गई है, बस sec अल्फा रह गया है। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेंगे, इसी ट्रायंगल में अल्फा के साथ ले लेंगे sec। sec अल्फा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस एडी बेस बीडी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसमें एडी, तो एडी इक्वल टू हो जाएगा बीडी अल्फा। बीडी की वैल्यू ये आ चुकी है, एडी इक्वल टू मिलेगा हमें बीडी, बीडी है 2h, साथ में जुड़ जाएगा sec अल्फा और अपॉन में आ जाएगा tan बीटा माइनस tan। सबसे ज्यादा जो आपको सहूलियत रहती है, जो आपको एक कंफर्ट रहता है, वो कौन से क्वेश्चंस में रहता है? जिसमें प्रूफ करने को कहेगा आपसे, प्रूफ करने में आपको आंसर सारे पता होते हैं। एक बार फिर से आपको मैं डिफाइन करता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें ये था, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, एक लेक है तो उसके नीचे h हाइट पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, और इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? लेक के अंदर होगा, तो इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है? बीटा। तो हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्लाउड तक का डिस्टेंस एडी निकालना है, वो इतना प्रूव करना है हमें। समझिए, हमें ये तो एच हो गया, ये देखा लेक के ऊपर हमने क्लाउड की हाइट कितनी मान ली? एच, तो लेक के ऊपर एच होगा तो लेक के नीचे भी कितना होगा? एच ही होगा। ये पॉइंट क्रिटिकल है हमारा बी वाला, क्योंकि ट्रायंगल यहां बनेगा, तो हमें ये डिस्टेंस एच है, यहां से यहां तक कैपिटल एच है, तो ए भी कितना होगा? एच माइनस एच होगा। बी से लेके सी तक कितना होगा? लेक के नीचे एच है ना, तो ऊपर कितना? ये एच, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एच। इतना काम करने के बाद उसने अप्रोच ये लगाई कि हमें tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से tan बीटा निकाला, tan अल्फा निकाला, दोनों को माइनस पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमें यहाँ पे ये मिल गया, करने यहाँ बीडी की वैल्यू मिल गई, बीडी मिला हमें, और क्या नहीं था? sec अल्फा। तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल में sec अल्फा लगाया तो क्या मिल गया? एडी मिल गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, तो आज हमने जो भी 3 से 4 क्वेश्चन जो भी किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए थे। अगर मुझे कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे इस तरह के, तो मैं आपके लिए वो भेजूंगा। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इन्हें रिवाइज कीजिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।